जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि इजरायली क्या कर रहे होते अगर फिलिस्तीनी उनकी ही वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते। तो सोचिए कि फिलिस्तीनी सिस्टमैटिकली तरीके से इजरायली शहरों को बमों से तबाह कर रहे होते और औरतों और बच्चे समेत आम लोगों की जानबूझकर मास किलिंग कर रहे होते। तो सोचिए अगर फिलिस्तीनियों ने ऐसा किया होता तो इजरायली सभी फिलिस्तीनी कैदियों को टॉर्चर करने में एक मिनट भी हेजिटेट नहीं करते, जेंडर और उम्र की परवाह करे बिना हर एक फिलिस्तीनी कैदी का हाथ पैर काट करके उसका मैसेकर कर देते। खैर, अब इसको कंपेयर करें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से। दोस्तों, इसराइल के रंग भेद, तमाम वॉर क्राइम्स, टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स और प्लान जेनोसाइड के बावजूद ये फिलिस्तीनी लड़ाके इसराइली कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और इसराइली सैनिकों से लड़ते वक्त ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रेंट यानी संयम बरतते हैं। उनकी औरतें और बच्चों को न मारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दोस्तों, इतिहास में किसी भी ऐसे ग्रुप के बारे में सोचना मुश्किल है जिसने फिलिस्तीनियों की तरह ही जेनरसली यानी उदारता पूर्वक अपने वजूद के लिए जंग लड़ी हो। फिलिस्तीनी जानते हैं कि सभी इंसानों की जिंदगी बेहद कीमती है, जिसमें उनके यहूदी दुश्मन भी शामिल हैं। ये कुछ ऐसा है जो फिलिस्तीनी कुरान और हदीस से जानते हैं, जो औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या पर रोक लगाती है। ये कुरान और हदीस की टीचिंग्स मर चुके लोगों के जिस्म को काट फाट करने से भी रोकती है, जबकि इजरायली ब्रूटल जानवरों की तरह अपनी जंग लड़ते हैं, गैर यहूदियों की जिंदगी को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उन्हें बेरहमी से कत्ल कर देते हैं और फिर प्रोपेगेंडा और मीडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स के साथ अपने शर्मनाक क्राइम्स को छुपाते हैं। उनका बर्ताव टैलमुड के एक्सट्रीम रेसिज्म और ज्यूइश स्क्रिप्चरल टीचिंग से शेप्ड है, जो औरतों और बच्चों की जानबूझकर हत्या करने का हुक्म देता है और जो दुश्मन की डेड बॉडीज को काट फाड़ करने के बाद जश्न मनाते हैं। खैर, 4 दिसंबर को गजा जंग धमाके के साथ शुरू हुई। हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इजरायली फौजी यूनिट में घुसपैठ करके आईडीएफ स्नाइपर्स को मार गिराया। फिर नॉर्दर्न गजा से इसराइल में मौजूद किसुफिम और सोफा में भीतर तक बमबारी की। पूरी जंग बदल गई है। इसराइल लगातार चोट खा रहा है। दोस्तों, इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 400 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि गजा की जमीनी जंग में 75 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वहीं हमास के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा के दावे के मुताबिक गजा में जमीनी लड़ाई में अब तक 350 से ज्यादा टैंक्स और फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं और हर एक टैंक में 3 इजरायली सैनिक होते हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन तादाद हुई 1050। खैर, दूसरी तरफ यमन ने रेड सीज में इसराइली कार्गो शिप यूनिटी एक्सप्लोरर पर बमबारी करी है।
यमन के बमबारी के बाद जहाज रेड सी में डूब गया है। इससे पहले भी यमन ने एक इजरायली कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, यमन ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और तब से ये उनका इसराइल पर दूसरा बड़ा हमला है। यमन के अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है कि वो यमन की सरहद से इजरायली जहाजों के रास्ते को पूरी तरह से रोक देंगे और कोई भी जहाज यमन की सरहद में आया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा या तबाह कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट के मुताबिक नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस पर इजरायली खुफिया एजेंसी दुनिया भर में हमास नेताओं, खासकर लेबनान, तुर्की और कतर में रहने वाले नेताओं का पीछा करने की प्लानिंग बना रही है ताकि गजा पर इजरायली एग्रेशन खत्म होने पर उनकी हत्या करी जा सके। कानूनों के मुताबिक ये फर्स्ट डिग्री मर्डर है, एग्जीक्यूशन के इरादे और प्लान के हिसाब से जानबूझकर करी गई हत्या या जिससे प्री मेडिटेशन कहा जाता है। ये बिना किसी शक के एक फुल फ्लेजेड क्राइम है। लेकिन इसे क्या कहा जा सकता है अगर हम इसमें एक और हाईली प्रोवोकेटिव एलिमेंट जोड़ दें, जो मीडिया में क्राइम के बारे में बोल्डली या कॉन्सिक्वेंसेस के डर के बिना खुलेआम ऐलान ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ायनी कब्जे का इंटरनेशनल कानूनों के रेस्पेक्ट करने जैसे वर्ड्स उनकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। इसकी खेती फिलिस्तीन में करी जाती थी जो आमतौर पर इसे छूने पर बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, इसराइल ने एक बार फिर गजा पट्टी में बच्चों और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। ये दुनिया की पहली बुज़दिल फौज है जो अपने सामने मौजूद हमास की आर्मी से मुकाबला करने के बजाय आम लोगों को निशाना बना रही है। पिछले 55 दिनों में इसराइल अभी तक अपने किसी भी एजेंडे में कामयाब नहीं हो सका है। हमास के हाथों इसराइल की लगातार हार, आम लोगों और बच्चों का कत्ले आम करने के बावजूद इसराइल अपने 3 टारगेट्स में से किसी में भी कामयाब नहीं हो सका है। दोस्तों, जंग फिर से शुरू होने के चंद घंटों बाद इस्राएली सरकार ने फिर से अपने तय टारगेट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। ये टारगेट है बंधकों को छुड़ाना, हमास का खात्मा और ये तय करना कि गजा कभी इस्राएल के बाशिंदों के लिए खतरा ना बन पाए। लेकिन ऐसा कैसे किया जाएगा और आगे क्या होगा, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू, उनके पॉलिटिकल एलीज, विरोधियों और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन की सबसे बड़ी फिक्र इस वक्त यही है। खासकर ब्लिंकन की, जो जंग शुरू होने से लेकर अब तक इसराइल का 4 बार दौरा कर चुके हैं। जंग की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल आए थे। इसराइल को कंसोल करने के साथ ही उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि इंसाफ की चाह में गुस्से में अंधे ना हो जाएं, जैसे कि अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को हुए अलकायदा के हमलों के बाद किया था। ब्लिंकन के बयानों से यह पता चलता है कि बाइडेन के साथ नेतन्याहू के अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। खैर, कहा जा रहा है कि इसराइल ने इस जंग के जो टारगेट्स तय करे हैं उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी है कि वो अपने हमले का अगला फेज साउदर्न गजा में हमास की मौजूदगी पर फोकस रखे। लेकिन जब उसने नॉर्दर्न गजा पर हमला किया था तब उसने फिलिस्तीनी लोगों को हमले से बचने के लिए साउथ गजा की तरफ जाने के लिए कहा था। फिर सीज फायर खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही इजिप्ट की सरहद के साथ लगती गजा की साउदर्न सरहद के पास रफा में रह रहे फिलिस्तीनियों की इजरायली हवाई हमलों में जान चली गई। दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच जब तक सीज फायर चला तब तक किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना होना एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट था। अब 7 दिनों के पॉज यानी सीज फायर के बाद इसराइल और हमास दोनों बहुत बड़ी फौजी और सियासी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। हमास के लिए ये आर पार की लड़ाई है। जब तक हमास के लड़ाके गोलियां चलाते रहेंगे, इजरायली फौज को नुकसान पहुंचाते रहेंगे या फिर इसराइल पर रॉकेट दागते रहेंगे, तब तक वो दुनिया को बताते रहेंगे कि हमारी जीत आप सब देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा फौजी ताकत होने के बावजूद इसराइल का काम अब और ज्यादा पेचीदा हो गया है। अगर यह माना जाए कि इसराइल ने अमेरिका से वादा किया है कि फिलिस्तीनी आम लोगों को हिफाजत के लिए कुछ खास इलाकों में जाने के लिए कहा जाएगा, तो भी जिस तरह से इसराइल टैंकों, हवाई हमलों और भारी तोपों के साथ जंग कर रहा है, उससे इस प्लानिंग और वादे के कामयाब होने के बजाय नाकाम साबित होने की उम्मीद ज्यादा है। और अगर इसराइल हल्की रणनीति अपनाते हुए बिना भारी सिक्योरिटी के अपने सैनिकों की मदद से जमीन पर आगे बढ़ता है, तो अब तक के मुकाबले उसके कहीं ज्यादा सैनिक हताहत होंगे। इसराइल का अगला कदम जो बाइडेन के लिए काफी अहम है, क्योंकि उन्हें अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव धड़े से कड़े क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने पब्लिकली साफ तौर पर यह बता दिया है कि अमेरिका इसराइल को किस तरह से हमास से लड़ते देखना चाहता है।
अगर इसराइल जो बाइडेन की बात के खिलाफ जाकर फिलिस्तीनी सिटीजन्स की हत्या करता है तो अमेरिकी प्रेसिडेंट को यह तय करना होगा कि क्या वो इसराइल को इतना सपोर्ट देना जारी रख सकते हैं या नहीं। कुल मिलाकर यह जंग नए दौर में दाखिल हो गई है और यह पूरा रीजन भी नए दौर में दाखिल हो चुका है। तमाम फिलिस्तीनी और इजरायली जो गजा की जंग से दूर है वो भी फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज और खतरों के बोझ तले दबे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दे दिया है और मेंबर बनने का लिंक भी अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर दोनों ही कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।